आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है पद्मा सचदेव जी द्वारा लिखित कहानी गोरे बहन जी। गर्मियाँ हर बरस आती हैं, इनके साथ आती है प्यास। प्यास के साथ साथ उभरता है हिमालय पर्वत के पसीने से बहता चिनाब। चिनाब के ख्याल से प्यास कम हो जाती है। जा सकने वाले कश्मीर चले जाते हैं। कश्मीर पहुँचते ही पहले डल लेक देखने की इच्छा होती है। घर की रखवाली करती बुढ़िया की तरह हवा हमेशा वहीं मिलती है। और फिर जिसका बचपन इसकी छाती का दूध पीकर जवान हुआ है, उसे देखकर तृप्त हो जाता है। अपने होटल में सामान सहेज कर मैं बाहर बाग में जा बैठी। एकदम कितनी चीज़ें देखी जा सकती हैं, यह सोचते समय मैं कहाँ जानती थी कि एक आश्चर्य मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। घास में सिर उठाती लिली को देखने में मग्न थी। तभी एक साया मेरे पैरों के पास आकर रुका। एक पत्र वाहक ने एक लिफाफा मुझे पकड़ा दिया। उसके लूटे हुए चेहरे पर अपराध के भाव थे। मैंने पत्र खोला। 2 शब्द टेढ़े मेढ़े लिखे हुए थे। पत्र वाहक के साथ चले आओ, गोरे बहन जी। गोरे बहन जी, मैंने जोर से कहा। वह लड़का कुछ कहने को हुआ। उसकी आंखें गोरे बहन जी जैसी थी, बाकी शक्ल सूरत एक दुकानदार जैसी। मैनेजर भी वहाँ खड़ा था। कुछ भी कहने सुनने की गुंजाइश न थी। पत्रवाहक कार साथ लाया था। मैं उसकी बगल में बैठ गई। गोरे बहन जी, मैंने मन ही मन फिर कहा। इतने बरसों बाद कैसे मुझे ढूंढ लिया गोरे बहन जी ने। कितना बड़ा आंगन था उस स्कूल का। पहले मुझे वही याद आया। आंगन में कई जलसे भी होते थे। उसे मैदान कहना ज़्यादा ठीक रहेगा। यह मैदान पहाड़ी पर था। नीचे एक छोटी सी पतली नदी बहती थी, जिसे वहाँ के लोग खड्ड कहते थे। खड्ड में गए थे, खड्ड पर जा रहे हैं या खड्ड पर चलोगी, जिसे वहाँ के बड़े प्यार से बोले जाते थे। मैं पहली में पढ़ती थी। यह पहली कायदे से बाद आती थी, पर मुझे अपना सबक खूब याद था। कुछ इस वजह से और कुछ गोरे बहन जी की वजह से मैं हमेशा तीसरी कक्षा में बैठती थी। गोरे बहन जी भी उसी क्लास में बैठती थी। तब उस्तानियों को मिस कहने का रिवाज न था। उस्तानी जी या बहन जी कहते। उनका रंग खिली हुई धूप की तरह उजला था। आंखें बहन जी की भी सुंदर नहीं होंगी, पर मैंने उनका रंग देखकर ही उनका नाम गोरे बहन जी रखा था। उन्हें देखना मुझे बड़ा अच्छा लगता था। 18 या 19 की गोरे बहन जी मैट्रिक पास थी, सबसे छोटी। जब भी मैं उन्हें गोरे बहन जी कहती तो उनका रंग धुल कर केसरिया हो जाता और सभी उस्तानियाँ मुस्कराने लगती। गोरे बहन जी पर मैं लहालोट थी। स्कूल जाना भी उनकी वजह से अच्छा लगता था। सुबह होती ही सूरज उगता, स्कूल खुल जाता, गोरे बहन जी आ जाते। यह सब तो याद है। फिर बंटवारा हुआ था, जिसमें बाँ से बाँ और मन से मन बंट गए थे। हम जम्मू में थे और मैं चौथी क्लास में पढ़ रही थी। एक दिन प्रार्थना के बाद हल्के भूरे रंग के सूट में दुपट्टा ओढ़े मैंने गोरे बहन जी को खड़े देखा था। आश्चर्य और खुशी दोनों ही हुए। जल्दी से प्रार्थना करके मैं उनके सामने शर्माई सी जाकर खड़ी हो गई। हाँ, गोरे बहन जी ही थे। उन्होंने भी मुझे पहचान लिया था। उनका रंग, जो मुझे देखकर हमेशा गहरा जाता था, फीका पड़ रहा था, जैसे सूरज के ऊपर किसी चिमनी का धुआं बिखर कर फैल रहा हो। मैंने डर कर कहा, बहन जी, और सहमी हुई अपनी कक्षा में चली गई। आज उन्हें गोरे न कह पाई। उनकी नज़र ने मुझे ऐसा बींध दिया कि मैं सारा दिन उदास रही। वे 5वीं क्लास को पढ़ाने लगी। ये स्कूल भी 5वीं तक था। आधी छुट्टी के वक्त मुझे लड़कियां घेर कर बैठती, दुनिया जहान के गीत में गाया करती। स्कूल की मोटी माई के बनाए गोभी के खट्टे डंठल खाते खाते वे मेरा गाना सुनती रहती। ऐसे स्वाद डंठल बनते थे कि आज भी मुंह में जीभ घूमनी शुरू हो रही है। एक स्टॉप सिग्नल पर कार रुकी थी। एक बेहद कुरूप औरत पैसे मांग रही थी। पैसे टटोलने लगी। जब तक मेरे हाथ में कुछ आता, कार फिर चल पड़ी थी और फिर गोरे बहन जी की रील मेरे दिमाग में घूमने लगी। आधी छुट्टी की घंटी बजते ही एक दिन वे मेरी क्लास के द्वार पर आ खड़ी हुई थी। उन्हें देख मेरी सब सहेलियां बाहर चली गईं। मैं खड़ी डरी सी उन्हें देखने लगी। उन्होंने कहा, वह गीत जो तुम उस दिन गा रही थी, मुझे सुनाओ।
वे उस्तानी की कुर्सी पर बैठ चुकी थी। मैंने कहा, कौन सा गीत? वही, जो हुआ सो हुआ। मैं उनके सामने टाट पर बैठ गई और गाने लगी। मैंने आंखें मूंद ली, शायद उन्होंने भी मूंद ली होंगी। अपनी आवाज़ को खूब मुलायम और उदास करके मैं गा रही थी। ऐ दिल न मुझसे छुपा, सच बता क्या हुआ, जाने भी दो दिल रुबा, जो हुआ सो हुआ। तारे गिने रात भर, जाने कब याद में सो गई। वो ख्वाब था मद भरा, जिसमें बेहोश सी हो गई। कोई नींद में मुझसे रूठ कर मुझको लूट कर चल दिया। गीत खत्म हुआ तो मैंने उन्हें देखा। उनकी आंखें बंद थी। मैं उठकर चुपचाप कमरे से निकल आई। फिर यह काम रोज़ ही चलने लगा। रोज़ वे आती, यही गीत सुनती। अपनी योग्यता का ऐसा निरादर मैंने कभी न सोचा था। मुझे 20 गीत आते थे। मैं सोचती गोरे बहन जी कभी किसी और गीत की भी फरमाइश करेंगी, पर ऐसा न होता। गीत के सिवाय हम लोगों में कोई डायलॉग भी नहीं होता था। मैं तन्मय होकर अपनी महबूब उस्तानी को रिझाने के लिए गाती थी, वे जैसी मेरी उपस्थिति से बेखबर कहीं और चली जाती थी। जब उनकी आंखें खुली रहती तो वे शहद के कटोरों जैसी मस्त उन आंखों को सिकोड़े अपने होठों को सीटी बजाने के अंदाज में मोड़े न जाने क्या सोचती रहती थी। फिर मैं उनकी क्लास में आ गई। तब वे कभी कभी मुझे देखकर मुस्कुराती। उनके होठ किसी सिकुड़ी हुई कली की तरह होते जो बोलने पर फूल बनकर खिल जाते। वे हमेशा सादे रंग पहनती, कभी बिंदी न लगाती, जैसे उम्र उन्हें काट रही थी। लड़कियां मुझे छेड़ती, गोरे बहन जी की पूंछ। मुझे अच्छा लगता था, मैं उन्हें बेहद चाहती थी। 5वीं के बाद मैं दूसरे स्कूल में चली गई। गोरे बहन जी वहीं छूट गईं। आज इतने बरसों बाद मेरे मन के कोने में पड़े बक्से की ताली जैसे मिल गई थी। मन धक धक कर रहा था। कैसी होंगी गोरे बहन जी? यहाँ पर कैसे आ गईं? मेरा पता उन्हें कैसे चला? कौन इन बातों का उत्तर देता? मेरा जिस्म जैसे गर्म कांगड़ी था, उसमें से जोरों का धुआं निकल रहा था। मैं वह गीत याद करने लगी, जो हुआ सो हुआ। तभी गाड़ी रुक गई। सामने एक घर था जिसे मैं एयरपोर्ट से आती बार देखी हुई थी। हरे रंग का फाटक, उस पर झूमते देवदार, उर्दू में लिखे नाम, हिंदी में लिखा पता। मैंने उसे खूब ध्यान से देखा था। चटक हरा रंग तनिक हल्के रंग की बेल से गुथा हुआ था। फाटक के साथ के छोटे दरवाजे से एक औरत बाहर आई। मुझे देखकर कहा, आइए, मम्मी जग गई हैं। बरामदा पार करके बैठक सामने ही वह कमरा था जहाँ मुझे वह औरत ले गई। एक साफ सुथरे पलंग पर एक मरीज़ा कश्मीरी की तरह से सिर पर दुपट्टा ओढ़े लेटी थी। मेरा मन गले तक भर आया। मैं सामने जाकर खड़ी हुई मुझे देखकर ज़रा मुस्कुराई। पलंग की पाटी पर सिर रखकर मैं सुबकने लगी। उनके शिथिल हाथ का स्पर्श मैंने अपने बालों पर महसूस किया। मैंने सिर उठाकर पानी से भरी आंखें उन पर गड़ा दी। वे मुस्करा रही थीं। उनके चेहरे पर संतोष था, गर्व था। मैं आज भी उन्हें प्यार करती हूँ। कमरे में ऊंचा लंबा फौजी था, एक बूढ़े शख्स थे। गोरे बहन जी ने अपनी कमज़ोर आवाज़ में उनसे कहा, यही मुझे गोरे बहन जी कहती थी। फिर उस गोरी लड़की के इस तरह बूढ़े हो जाने का दुख उनकी आंखों में उतर आया। मेरी तरफ देखकर बोली, अब नहीं कह सकोगी? मैंने उनके दोनों हाथ पकड़कर टूटते टूटते लफ्ज़ों में कहा, गोरे बहन जी, नहीं कह सकती ना? फिर एक आह भरकर बोली, चलो वह गाना सुना दो। मुश्किल काम था पर मैं गाने लगी। गले से गा रही थी और हाथों से मैंने अपना दिल मजबूती से पकड़ा हुआ था। जब गाना ख़त्म हुआ तो वे सो चुकी थी। शाम भी घिर रही थी। उसी औरत ने मुझसे कहा, मम्मी अब सोएंगी, इंजेक्शन दिया है, अब शायद सुबह ही जगें। आप सुबह आइएगा, उन्होंने आपके लिए एक लिफाफा रखा हुआ है, उनके तकिए के नीचे है, अगर निकालूंगी अभी तो जग जाएंगी। मैंने उसे देखा। गोरे बहन जी का नाम तक उसके चेहरे पर ना था। अपने बाप की काइयाँ सूरत थोड़े मुलायम ठप्पे में थी। वही लड़का गाड़ी का दरवाज़ा खोले खड़ा था। मैं उसमें बैठ गई। गोरे बहन जी को देखने के बाद मेरी कल्पना शक्ति बर्फ की तरह पहाड़ी की चोटी पर जैसे जम गई थी। बस एक वाक्य याद आ रहा था।
अब नहीं कह सकोगी? मैं दूसरी तरफ देखकर आंसुओं के घूंट पीने लगी। दूसरे दिन सुबह मेरी रेडियो पर रिकॉर्डिंग थी। वहाँ मशीन ख़राब हो गई, थोड़ा समय लग गया। मैं वापस होटल पर आई तो वही लड़का बैठा हुआ था। मुझे देखते ही अपनी चाबी को हाथ में लिए वो गाड़ी तक आया। मैं बिना बोले उसकी बगल में जाकर बैठ गई। आज गोरे बहन जी 3-4 तकियों के सहारे बैठी हुई थी। उनकी बेटी चम्मच से उन्हें कुछ पिला रही थी। उनके चेहरे का रंग कुछ निखरा था, होंठ भीगे भीगे और लाल। मुझे देखते हुए मुस्कुराई और बेटी को और पिलाने से मना कर दिया। फिर बोली, यह मेरी बेटी है। कल जो फौजी खड़ा था मेरा बड़ा बेटा है, फौज में मेजर है। उसकी बीवी तुम्हारी तरह सुंदर है, आज आ जाएगी। वह मेरा छोटा बेटा है, इसकी बहू भी तुम्हारी तरह सुंदर लाऊंगी। यह कहकर उन्होंने ज़ोर से आह भरी। उनकी बेटी बोली, माँ आप लेट जाइए, ज़्यादा बात करना, डॉक्टर ने मना किया है ना। गोरे बहन जी ने उसे उपेक्षा से देखा, लेटकर मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। उनकी बेटी आहिस्ता से दरवाज़ा बंद करके जा चुकी थी। गोरे बहन जी कहने लगी, देखो मैंने सारी उम्र जो कमाई की है सब बच्चों को बांट दी, पर एक चीज़ रख ली है, वह सिर्फ तुम्हें दूंगी। तुम मुझे प्यार करती हो, प्यार तो ये भी करते हैं, पर वह चीज़ इन्हें नहीं दे सकती। फिर वे हाँफने लगी। एक बोझ है जो 40 बरस से ढो रही हूँ, तुम्हें दूंगी तो हल्की हो जाऊंगी। ज़रा वह गाना फिर सुना दो। गाना गाते मैं उनकी धौंकनी की तरह चलती सांस में उलझ रही थी, ठीक से न गा पा रही थी। उन्होंने आंखें खोली और तकिए के नीचे से निकाल कर एक पैकेट मेरे हाथ में दे दिया। बच्चे का तकिया गिलाफ था जिसमें कुछ कागज़ थे। गहरे से मुझे देखते हुए जैसे सास अपनी बहू को पहली बार ध्यान से देखती है, बोली, किसी को कुछ मत कहना, पर मेरे बेटे उस मेजर को। जुमला पूरा न करके उन्होंने मेरा हाथ हल्का सा दबा दिया। उनकी आंखें भर आई थीं। उन्होंने घूंट भरा और निढाल हो गईं। मैंने उनके हाथों को धीरे से सहलाया, वे मुस्कुराईं। मैंने बड़े प्यार से भर्राई आवाज़ में कहा, गोरे बहन जी। उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट और अतीत का दर्द फैल गया। वे धीरे धीरे सो गईं। मैं उनका हाथ अपने हाथों से वैसे ही छुड़ाकर उठ खड़ी हुई जैसे अपनी बेटी के सो जाने पर धीरे से उसे अपनी छाती से अलग करती हूँ। कोई बात किए बगैर मैं कार में बैठ गई। उनकी बेटी मुझे निहार रही थी। एक रहस्य था जो मैं जान सकती थी। उसे खूब जिज्ञासा थी। उनका बेटा मुझे होटल तक छोड़ने गया। मैं कश्मीर में राहत ढूंढने आई थी। अतीत का दर्द झोली में पड़ गया। न जाने इस लिफाफे में क्या होगा। डर सा लगने लगा। 5-6 बरस की वो लड़की भी याद आई जो गोरे बहन जी की दीवानी थी। सारा दिन उनकी क्लास में बैठी रहती थी। शहर में मेरे पिताजी का इतना सम्मान था कि कोई कुछ न कहता। फिर अपना सारा सबक मुझे याद था। मैंने पैकेट को कंबल के भीतर कर लिया। दोनों हाथों से उसे पकड़कर सो गई जैसे बच्चा अपनी माँ का आंचल पकड़कर सोता है। 4 बजे चाय लेकर बहरा आ गया। उसकी ठक ठक से उठी वह कहने लगी, मीम साहब आपने तो नाश्ता नहीं किया, खाना नहीं खाया। हम आपके लिए चीज़ टोस्ट लाया है, आप खा लो। मैंने कहा, अब्दुल शुक्रिया, मुझे अब भूख की भी याद आ रही है। उसने पूछा, वो मीम साहब कैसा है, आपका कौन है? मैंने कहा, पता नहीं अब्दुल, वह कैसा है, पर मेरा वो बहुत कुछ लगता है। होठों के द्वार खुलने पर राहत सी हुई। मैंने चाय ढालकर लिफाफा खोला। अब मैं अकेली न रही थी। किसी गवाह की मौजूदगी में ही पढ़ना चाहिए था। किसी बच्चे का तकिया गिलाफ था जिस पर उर्दू में लिखा था, उम्र दराज। उसे मैंने गोद में फैला लिया। उसी पर कागज़ों से छिटक कर केसर की कुछ सूखी पत्तियां गिर गईं और केसरिया बयार मेरे नथुनों में घुस आई। मैंने उन्हें गोद में रखा। मेरी आंखें भर आई थीं। चाय की प्याली में एक बूंद आंसू की टप से गिरी तो भी मैं चाय पीती रही और उसे पढ़ने की हिम्मत जुटाती रही। पता नहीं कब का लिखा वो पत्र था या वक्तव्य, मालूम नहीं, पर पहले ही जुमले से लगा सिर्फ मेरे लिए है, बगैर किसी संबोधन के शुरू होता था। उन दिनों जब तुम मुझे गोरे बहन जी कहती थी मैं लाल हो जाती थी, तब तुम कहाँ जानती थी कि मेरी मंगनी की बात चल रही है।
बड़े मीठे मीठे दिन थे। उस दिन जब कहर टूटा, मेरे माँ बाप उसी सिलसिले में मेरी बात करने मामा के घर गए हुए थे। बंटवारे की बातें तो हर रोज़ होती थीं, पर वे इतनी खूनी होंगी या कोई नहीं जानता था। माँ बाप उस झगड़े के शुरू होने से पहले ही बेटी के टंटे से भी मुक्त हो जाना चाहते थे। हमारी दुकान थी, भाई वहीं पर था। घर में मैं और भाभी थे। दरवाज़ा न खोलने की सख्त हिदायत थी। हम दोनों थोड़ी डरी हुई सी आंगन में चारपाई पर बैठी सरसों का साग चुन रही थीं। भाभी पहले तो थोड़ी भर गई थीं। उसका पाँव भारी था, पर उसका ज़्यादा जिक्र न होता था। पता नहीं है बच्चा किस माहौल में आँख खोलेगा। तभी कहीं दूर से शोर सुनाई दिया था, बिफरे हुए कई सांडों के लड़ने जैसी आवाज़। हम भयभीत होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगी। हमारे साथ का घर मुसलमानों का था। हमारे और उनके आंगन की दीवार में एक छोटी सी खिड़की खुलती थी, जिससे आया जाया जा सकता था, पर वह अक्सर बंद ही रहती थी। अपने आंगन में मैंने एक परछाई झुकी हुई देखी। यह हमीदा थी, हमारे पड़ोसी का लड़का। बचपन में ईद के दिन एक बार उसने अपने कटोरे से मुझे सेवइयाँ खिलाई थी तो अम्मा ने खूब पीटा था। सेवइयाँ उनके घर से अब भी आती थी। हमीदा की अम्मी बड़ी सुंदर रकाबी में ढककर सेवइयाँ भेजती। मेरी माँ के सिवा हम सब खाते थे और हर ईद को हमीदा पूछता था, तुमने सेवइयाँ खाई आमीना? मेरा नाम मीना था, पर वह और उसकी अम्मी हमेशा आमीना कहते थे। मैं शर्म से लाल हो जाती थी। इसी से कभी कभी मेरी माँ मुझे लाली भी कहती थी। मैंने ऊपर देखा, हामिदा उचक कर कहीं देख रहा था। शोर बढ़ चला था। मैं और भाभी भीतर चले गए। भाभी का रंग सफ़ेद पड़ चुका था। मेरा भी रंग उड़ चुका होगा, क्योंकि भाभी बड़ी हैरत से मुझे देख रही थी। शोर अब हमारे मोहल्ले में आ रहा था। दरवाजे पर ज़ोर से ठक ठक हुई। मैं भाभी के संग लिपट गई। उसने कहा, आओ, और आंगन में भागकर कुएं में छलांग लगा दी। वह कुआं मेरे दादा ने मेरी माँ की शादी होने पर आंगन के एक कोने में खुदवाया था, ताकि माँ को नहाने खड्ड पर न जाना पड़े। पता नहीं नियति उनके घर की इज्जत को ही बचाने के लिए कुआं खुदवा रही थी। जब तक मैं भी कुएं में छलांग लगाती, हमारे आंगनों के बीच की खिड़की से आकर हामिदा ने मुझे पकड़ लिया था। मरने वाला बेखौफ हो जाता है। मुझे किसी भी चीज़ का डर ना था। मैं मौत को जीत चुकी थी। तभी हामिदा की अम्मी ने मेरा दुपट्टा कुएं पर फेंका और मुझे अपने आंगन में ले आई। मुझे याद है, हामिदा खिड़की बंद करके लोहे की सांकल कील से बंद कर रहा था। तभी हमारे आंगन में हमारा रखवाला, हमारा बड़ा दरवाज़ा धड़ाम से गिर पड़ा था। उसी की लाश पर से हमलावर भीतर आ गए थे। हामिदा खिड़की बंद कर चुका था और उनकी दुकान का सामान जिस कमरे में था, वहीं एक बोरी पर वे माँ और बेटा मुझे बिठाकर बाहर से ताला लगाकर जा चुके थे। उस कमरे के पिछवाड़े में उन्हीं का अहाता था। वहाँ एक दरवाज़ा भी था। अम्मी ने जाते जाते कहा था, दरवाजे के बाहर गुसल खाने हैं, जैसे मैं जानती न थी। सैकड़ों आवाज़ें माहौल को पीट रही थीं। मैं बुत हो गई थी। हमारे घर का बरसों का सामान लुट रहा होगा। रात अंधेरी थी, सफाचट, पर तारों की रोशनी थी। पिछवाड़े की सीढ़ियों से मैंने छत पर जाकर झरोखे में से अपना आंगन देखा। आंगन में हमारी रजाइयों को ओढ़े कई लोग सो रहे थे। कई अलाव जलाकर दिन में कत्ल किए हाथों को आग में सेंक रहे थे। आंगन में मेरी गुड़ियों की पिटारी खुली पड़ी थी। उनमें से एक गुड़िया औंधी पड़ी थी, जिस पर आंगन में टहलते एक हमलावर का पांव बार बार पड़ रहा था। जब पांव उस पर पड़ने को होता, मेरी सांस रुक जाती। मैं थोड़ी देर के लिए मर जाती। वहाँ पास में ही वह कुआं था, जहाँ से कल तक मेरी भाभी की लाश ऊपर उठकर आ सकती थी। मैं काफ़ी देर तक वहाँ बैठी रही। मुड़ी तो सामने हमीदा खड़ा था। उसने वापस आने का इशारा किया। मैंने कहा, आसमान में धुएं के कई गुबार घरों में से निकलकर आसमान से पनाह मांग रहे थे। उसी कमरे में 2 रोटी, सालन और पानी का गिलास लिए अम्मी बैठी थी। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा तो मैं रो पड़ी। उन्होंने हस्बे मामूल कहा,
आमिना, अब तुम मेरी बेटी हो। इंशाअल्लाह धुआं बैठते ही हमीदा से मैं तुम्हारा निकाह पढ़ा दूंगी, पर कुछ दिन तुम्हें यहीं काटने पड़ेंगे। हमीदा के अब्बा मौलवी से बात कर लेंगे। मौलवी साहब उनके पुराने दोस्त हैं, पर अभी कुछ दिन तुम्हारी भनक किसी को न लगनी चाहिए। जब तक लुटेरे शहर खाली नहीं करते हर किसी को खतरा है। अभी तक तो सब समझ रहे हैं तुम भी कुएं में डूब गई हो, पर कल जब सिर्फ तुम्हारी भाभी की लाश ऊपर आएगी तो बखेड़ा होगा। इसीलिए हमीदा के अब्बा ने कहा है कुएं को पाट देना चाहिए। अब देखो। थोड़ी देर बाद हमीदा वहाँ छोटी चारपाई और बिस्तर रख गया था। रजाई देखते ही मुझे ज़बरदस्त ठंड लगी और उन लोगों के जाते ही मैं दुबक कर सो गई। दूसरे दिन मैंने सुना सामने के टीले से मिट्टी लाकर कुएं पाटने का काम शुरू हो चुका था। मेरी भाभी और उसका बच्चा उसी में सो रहे थे बेआवाज़। फिर कई दिन गुजर गए। अब हमारे आंगन में एक हंसता खेलता परिवार धूप सेकने लगा था। कभी कभी मैं झरोखे से झांकती। फटे हुए कुएं पर उनके घर की बहू ने मेहंदी और चमेली के पौधे लगाए थे। फिर एक दिन मौलवी साहब मुझे कलमा पढ़वा कर आमीना कर गए। कब 2 बच्चे हुए, कब मैं आमीना दुल्हन हुई, पता ही नहीं चला। हमीदा मुझे बेहद चाहता था। उसकी चाहत ने सारे दुख भुला दिए थे। मैं सुखी थी, घर भर की आँख का तारा। पर तभी मेरी दुनिया जो पाँव पाँव चल रही थी उजड़ गई। सुना, हिंदुस्तान से लोग ट्रकों में आकर अपनी बहू बेटियों को ले जा रहे हैं। घर घर में खोजा जा रहा है। मुझे बाहर न जाने की सख्त ताकीद थी। मोहल्ले में तो हर कोई जानता था, पर सब ने मुझे अपना मान लिया था। मैं इस दौरान सिर्फ एक बार हमीदा के साथ खड्ड पर गई थी, सो भी बुर्का पहनकर। सबको पता था पर कोई बोलता न था। फिर पता नहीं कौन बोल पड़ा था। घर में सख्ता छाया हुआ था। हमीदा ने रातों को सोना बंद कर दिया था। कभी नींद लगती थी तो घबरा कर उठ बैठता। फिर मुझे कहता, तुम्हें ले तो नहीं गए? बच्चे भी सहमे हुए रहने लगे थे। घर में कुछ था जो उनको भी डरा गया था। फिर एक दिन अब्बू बाहर से आए। दरवाजे की चौखट से लगकर फूट फूट कर रो पड़े थे। रोते हुए अपनी मध्यम आवाज़ में उन्होंने कहा था, नहीं बचा सका, मैं अपनी हमीदा की दुल्हन को नहीं बचा सका, उसे जाना ही होगा। बस सुबह तक की मोहलत मांगी है। सवेरे 8 बजे ट्रक आ जाएगा अमीना भी को लेने। यह कहकर अब्बू ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। उस रात की बात न कर सकूंगी। मैं कितनी बार मरी, कितनी बार जी, पता नहीं। दोनों बच्चे मेरे कलेजे से लगे थे और उनके अब्बा मेरे कदमों में रो रहे थे। सवेरे पाखाने का लोटा लेकर निकली। ताहिर 1.5 बरस का था, ज़ैनब 6 माह की। वह मुझे देखकर मुस्कराई थी। ताहिर ने पूछा, अम्मी किधर जाते? मैंने लोटा दिखा दिया था। उसके तकिए का कवर सीने से लगाए मैं हिंदुस्तान आ गई। पता नहीं कौन सा रास्ता था, क्या दिन था। सीमा पर कई लोग खड़े थे, पर मेरी कई साथिनों को उनके घर वालों ने नहीं पहचाना। देखते ही मुंह मोड़कर चल दिए। मेरे बहनोई ने मुझे ट्रक से उतरते ही पहचान लिया। वहीं से सीधे उनकी दुल्हन बनकर मैं उनकी गृहस्थी में आ गई। कई दिन समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। इन्होंने समझा मैं स्कूल में पढ़ाऊंगी तो दिल और होगा। तभी मैं तुम्हारे स्कूल आ गई थी। मैं मन से मुर्दा औरत अपने मामा की स्वर्गीय बेटी की गृहस्थी में जोत दी गई थी। पर ताहिर और ज़ैनब कभी मेरे कलेजे से अलग नहीं हुए। उनका न कोई पता आया, न मैंने कोशिश ही कर पाई या जानने की कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। कहाँ है मेरा पहलौठी का लाल, जिसके पैदा होने पर उसकी दादी ने मुझे मोहरों का हार दिया था। मेरा मेजर बेटा जब भी जंग पर जाता, मैं हर बार उसे बुलाकर कहना चाहती हूँ, पाकिस्तान में तुम्हारी सगी बहन है, सगा बड़ा भाई मेजर, उन पर गोली नहीं चलाना। इतने दिन कोशिश करके भी मैं उसे नहीं बता पाई हूँ। यह जंग क्यों होती है? उसे कहना जंग ना करे। जंग में माँ जाए भी मर जाते हैं। कह दोगी ना? मैंने लिफाफा जोर से हाथों में भींच लिया और कंबल में दुबक गई। जैसे बंटवारे के दिनों में रात के सन्नाटे के वक्त घरों के भीतर से होकर गुजरती सर्च लाइट से बजती हुई
मैं एक अंधेरी दुनिया में सांस रोके दुबक जाती थी। तो यह थी पद्मा सचदेव जी द्वारा लिखित कहानी। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।